उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी अब स्टार प्रचारकों की तरह देश में घुमा रही है। क्या है इसकी वजह और क्या है वह बीजेपी की रणनीति, जानते हैं खुद केशव प्रसाद मौर्य से, जो इस वक्त हमारे साथ आसाम से वापस लौटते समय ऑन बोर्ड हैं। केशव मौर्य जी, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या वजह है कि बीजेपी ने अब आपको यूपी के बाहर पूरे देश में एक तरीके से प्रचारक के तौर पर घुमाना शुरू कर दिया है। आप आसाम में हैं, आप कर्नाटका जा चुके हैं, वेस्ट बंगाल हो चुके हैं, झारखंड, बिहार, यूपी। क्या वजह है? क्या ये ज़रूरी है या मजबूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते पार्टी केवल मुझे नहीं, मेरे जैसे अनेक सरकार के अंदर हैं, चाहे संगठन के अंदर हैं, उनको अलग अलग राज्यों में भेजने का काम किया जाता है। लोकसभा 2019 का चुनाव हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में हमारी सरकार फिर से बने, ये पूरी पार्टी की एक जिम्मेदारी है और पार्टी की जिम्मेदारी के नाते हम सबको जहां पर भी जब भी भेजा जाता है उसी के क्रम में भेजा जा रहा है। यह सही है कि पार्टी ने मुझे उन राज्यों में भी कार्यकर्ताओं के बीच में जाने के लिए भेजा है जहां पूर्व में मेरा कोई परिचय संपर्क नहीं था, और इसे मैं पार्टी के द्वारा दिया गया निर्देश, साथ ही मैं यह मानता हूं कि पार्टी हम सब जैसे कार्यकर्ताओं को देश के अलग अलग राज्यों में जो भेज करके कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में भेजने का काम कर रही है, ये अपने आप में मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के लिए बड़ी महत्व की बात है। लेकिन केशव जी, ये बताइए कि ये लगता नहीं है कि चुनाव के पहले आप फिर याद आए हैं, क्योंकि एक बार फिर से पिछड़ों को साधने की बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, ऐसा नहीं है। चुनाव से पहले मैं 2017 का जब विधानसभा चुनाव था, उस समय प्रदेश अध्यक्ष के नाते यूपी की जिम्मेदारी थी, और आज अध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद डिप्टी सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ मैं जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ। और इस प्रकार की जिम्मेदारी में जो भी कार्यकर्ता देश के किसी राज्य में हैं, उनको अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील मोदी जी हमारे उत्तर प्रदेश में आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी हमारे यहाँ पर आए थे, मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे। तो यह तो पार्टी चूँकि इतनी बड़ी पार्टी है और अलग अलग राज्यों में वह इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लें, जाएं और अपने राज्य की भी, अपने मोदी जी के बारे में भी, अपनी सरकार के बारे में भी, अपने सुशासन के बारे में भी, और कांग्रेस सहित जो भाजपा विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, उनके बारे में भी अपनी बात कार्यकर्ताओं के बीच में रखें। क्योंकि यह जो हम मानते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव है, ये देश को 100 साल आगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ले जाने के लिए चुनाव है। हम इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत प्राथमिकता में ले रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात परिश्रम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, और दूसरा अवसर मिलना ये सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं है। हम सत्ता के माध्यम से हम देश को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं जिस ऊंचाई में पूरी दुनिया हिंदुस्तान के पीछे खड़ी है। नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि 2017 में आप बहुत बड़े चेहरे के तौर पर थे, पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने में आपकी भूमिका रही, आपको जब उससे वो जगह नहीं दी गई तो एक नाराजगी हुई, और लगता नहीं है कि पार्टी शायद उस नाराजगी से बचना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, 2012 में मैं विधानसभा का सदस्य बना, 2013 में मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते, काशी क्षेत्र के अध्यक्ष के नाते पार्टी के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। 2014 में मुझे लोकसभा का टिकट दिया और रिकॉर्ड वोटों से जीत करके फुलपुर लोकसभा से मैं संसद में पहुंचा। 2016 में मुझे यूपी, देश के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का मौका मिला, सरकार बनी, तो 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, विधान परिषद में भेजा गया। ये कोई साधारण बातें नहीं है। मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को पार्टी के द्वारा इतना सम्मान, इतना स्थान, इतना अवसर देना, ये भाजपा में ही हो सकता है और किसी दूसरी पार्टी में नहीं हो सकता। इस बार आप लोगों ने नारा दिया है 73 नहीं 74 सीटें,
लेकिन आपको लगता है कि गठबंधन के आगे आप लोग टिकेंगे, क्योंकि ये जो सपा और बसपा का गठबंधन है बहुत ही मजबूत है जमीन पर? देखिए, सपा बसपा के गठबंधन से भाजपा की बल्ले बल्ले है, फायदा ही फायदा हमारा है। मैं तो ये चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस भी मिलना चाहे मिल जाए, और हम इस संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। 60% वोट प्राप्त करने से भी ज़्यादा अच्छा काम 55 महीने की सरकार में मेरे प्रधानमंत्री जी ने किया है, और 20 महीने के अंदर आदरणीय योगी जी की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने, जो बुआ भतीजे की प्रदेश में सरकार थी, सपा बसपा की सरकार थी, इनसे अच्छा काम हम लोगों ने 20 महीने के अंदर किया है। लोगों का हमारी पार्टी के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास है। हमारे देश की 130 करोड़ आबादी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का जो वादा किया था। नहीं, लेकिन हमारा फिर कहना है कि ये गठबंधन इतना मजबूत है, और गठबंधन के गणित को देखिए तो आप लोग कहाँ टिकेंगे ये, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि बसपा और सपा के आगे बीजेपी का टिकना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी 73+ सांसद जीतेगी, रायबरेली अमेठी भी जीतेगी, और बसपा का जो हाल 2014 में हुआ था उससे बुरा हाल 2019 में होगा। वो तो कह रहे हैं ना वोट कटेंगे ना वोट बटेंगे, तब कहाँ जाएंगे? ये उनकी गलतफहमी है, और यह गलतफहमी वो दूर कर रहे हैं। अभी यह बातें कर सकते हैं, ये स्वप्न देख सकते हैं, लेकिन आज जाति की सीमा से परे हर समाज का, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, उनके सबके मन में यह विश्वास है कि मोदी जी ने किसी से भेद नहीं किया, और मोदी जी को एक अवसर हमें और देना है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम अकेले भाजपा के नाते देश में 282 से अधिक सांसद, अर्थात 300 सांसद जीतेंगे, ऐसा मैं भरोसा रखता हूं। अगर एनडीए के साथियों को जोड़ेंगे तब 400 के आसपास लोकसभा के चुनाव में जीत करके आएंगे, और यूपी वह समर्थन करेगा जिसकी कल्पना शायद मैं समझता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस को है ही नहीं। तो 73 से ऊपर कहाँ चले जाएंगे आप? हम 73 से 74 तो जाएंगे, 75 भी जा सकते हैं। हमारे पास देखिए नेता है, हमारे पास संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक परिश्रम करने वाला, और राष्ट्र के लिए 130 करोड़ की आबादी के लिए समर्पित नेतृत्व है। बाकी नेताओं के पास क्या मुद्दा है? मुद्दा विहीन है। एक मुद्दा है, मोदी रोको प्रतियोगिता, मोदी को रोक लो, नहीं बाकी सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे भैया, आपने देश को लूटा होगा, भ्रष्टाचार किया होगा, गरीबों को हक अपने तिजोरियों में भरा होगा, तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। उनके पास जातियों का गठजोड़ है, यादव, मुस्लिम, दलित, वो जो गठजोड़ है अपने आप में बहुत फॉर्मिडेबल है। देखिए, देश इस समय राष्ट्रवाद और विकासवाद की ओर बढ़ गया है, जातिवाद की ओर नहीं है। जो सपा अगर ये समझती है कि यादव उनका वोट बैंक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यादव जितना जातिवादी उससे ज़्यादा राष्ट्रवादी है। मायावती जी अगर ये समझती है कि जाटो उनका वोट बैंक है, तो गलत फहमी निकाल दे। जाटो जितना जातिवादी उससे ज़्यादा राष्ट्रवादी है। हम यादव हो, चाहे जाटो हो, चाहे समाज के अन्य किसी बिरादरी के लोग हों, जाति के आधार पर जो अपनी दुकानें चलाते थे, अब उनकी दुकान इस देश में इसलिए नहीं चलेगी कि उन्होंने वोट बेच करके नोट इकट्ठा करना, या वोट प्राप्त करके, सत्ता प्राप्त करके केवल अपने परिवार का भला करना और लोगों को लूटना ही रहा है। उन्होंने कभी ईमानदारी से काम, जैसा भाजपा की सरकारें चाहे राज्य में हो, चाहे हमारी केंद्र में सरकार हो, जितना अच्छा जन कल्याण की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से, गांव के विकास की दृष्टि से, नगर के विकास की दृष्टि से, देश के विकास की दृष्टि से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के विकास की दृष्टि से हम केंद्र सरकार के माध्यम से और प्रदेश सरकारों के माध्यम से काम कर रहे हैं। ऐसा काम स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं। लेकिन आप जितनी बातें कह रहे हैं, अगर देखें तो आप 3-3 चुनाव भी तुरंत हार गए, और अब भी कह रहे हैं कि हम पूरी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो जनता का मूड तो अभी दिखाना, कुछ महीने भी नहीं हुए अभी उस मूड को दिखे हुए। देखिए, 3 चुनाव जरूर हम लोग हारे हैं, यह हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हार का अंतर कैसा था यह सबके ध्यान में है। दूसरा, हम लगातार इतने चुनाव जीते हैं, हम उन राज्यों के अंदर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्य में, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी है, कर्नाटक में हम सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी हैं, मध्य प्रदेश में सरकार आईसीयू में पड़ी हुई है, कब वो गिरेगी कब बचेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजस्थान के अंदर ये जरूर है कि वहाँ 5-5 साल में
सत्ता परिवर्तन होता रहता, लेकिन फिर भी हमने रिकॉर्ड वहाँ पर भी लड़ाई लड़ने का काम किया है। ये साधारण बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या तो देश के अंदर राज्यों में सत्ता में है और अधिकतम राज्यों में जहाँ सरकार में नहीं है वहाँ के हम मुख्य विपक्षी पार्टी। लेकिन ये बताइए, अभी हाल में मुलायम सिंह के कई बयान आए, संसद में भी उन्होंने कह दिया, पार्टी दफ्तर में भी उन्होंने कह दिया। तो मुलायम सिंह का जो ये बयान है वो कहीं कोई आप लोगों की आपसी कोई बातचीत है, या मुलायम सिंह के इस बयान को आप देखते कैसे? देखिए, मुलायम सिंह जी के बयान का हम स्वागत करते हैं। वह सच को पहचानते हैं, देश के जनमन की बात को, चूंकि बहुत पुराने नेता हैं, उनकी समझ में आ रहा है और इसलिए उन्होंने संसद के अंदर, कोई सड़क पर नहीं कही ये बात, संसद के अंदर सत्र के अंतिम दिन अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की इस देश को फिर से जरूरत है और कोई पार्टी अकेले बहुमत में नहीं आ सकती। सब दूल्हे हैं और कोई उसमें बाराती नहीं है, सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, किसी के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, एक लक्ष्य है मोदी रोको। क्यों रोको? क्योंकि जेल जाना पड़ेगा। अरे भाई, गलत किए हो तो जेल जाना पड़ेगा, सजा मिलेगी, लेकिन अगर गलत नहीं किए हो तो किसी निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और दोषी को छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे मोदी जी का फार्मूला है। एक चीज़ और बताइए, अभी गठबंधन हो गया, गठबंधन के बाद उनकी सीटें भी बट गई। ये जो सीट बंटवारे में आप क्या देखते हैं कि किसका अपर हैंड रहा या किसने ज़्यादा मैच्योर्ड पॉलिटिक्स की? देखिए, इसमें मैं केवल एक बात देखता हूँ कि जो सीटें सपा को मिल गई हैं वहाँ बसपा का वोटर हमारे साथ आ गया है, जो सीटें बसपा को मिल गई हैं वहाँ सपा का वोटर हमारे साथ पूरी तरह से आ गया है। तो ये कैसे आप इस आधार को आप ये आधार पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे कामों से आम जन प्रसन्न है। उन्होंने सोचा कि हम अलग अलग जो एक दूसरे के दुश्मन है लड़ करके जीत नहीं पाएंगे, एक हो जाएं। जनता ने ये समझा कि अच्छा, मोदी को हराने के लिए एक हो रहे हैं। और मायावती जी की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। वो वोटों को बेचना और नोट, कोई टिकट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर खाने से आप खबर ले लीजिए, मतलब कितने कितने करोड़ में लोकसभा की सीटें बेची गई हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं। क्या गरीब आदमी नहीं समझता? और गरीब आदमी ये नहीं समझता है जिस वोटों की ठेकेदार मायावती जी बनती हैं, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी खजाने का मुंह गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए खोल दिया। और यह जो बातें हमने जो काम किया है इसका हमें फायदा मिल रहा है। इसीलिए हम 325 विधायक जीते थे, इसीलिए हमारे ऊपर विश्वास करके 2014 में लोगों ने समर्थन दिया, 73 हमारे सांसद जीते। वोट बटे इसलिए आप जीते, इसलिए भी आप जीते। अब तो वो वोट नहीं बटेंगे ना, वो तो एक साथ हो जाएंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे। 2014 में केंद्र में हमारी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य का हमारे पास कोई आधार नहीं था, लेकिन 2014 में जब हमें इतना बड़ा समर्थन मिला तो लोगों को ये लगा कि भाजपा और मोदी जी, यह भाजपा सुशासन देने वाली और मोदी जी जनता के लिए ईमानदारी से काम करने वाले प्रधानमंत्री साबित हुए। आज तो हमारे पास 55 महीने में किए गए गरीब कल्याण के, किसान कल्याण के, देश के विकास के, देश की छवि दुनिया में उज्जवल बनाने की, शानदार बनाने की, तमाम सारी हमारे पास इतनी चीज़ें हैं जनता के बीच में लेकर के जाने के लिए कि हमारे सामने कोई समस्या नहीं। मुद्दा विहीन अगर कोई है वो सपा बसपा का गठबंधन है, मुद्दा विहीन कोई है तो कांग्रेस है, मुद्दा विहीन अगर कोई है तो वह दूसरे विरोधी राजनीतिक दल। लेकिन गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, केवल मुद्दा भी नहीं, लेकिन आपके गठबंधन के साथी भी आपसे खुश नहीं है। वो साथी खुश नहीं है जो पिछड़ी जातियों से आते हैं। अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, और जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं वो या तो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं या सपा बसपा के साथ जा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि जो चीज़ जो फॉर्मूला आपने अपनाया था उस फॉर्मूले को विपक्ष ने अपनाया है और यही उनके ये वो कह भी रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। देखिए, 2014 में भाजपा और अपना दल का गठबंधन था, हम 73 जीते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी की सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का भी गठबंधन हमारे साथ हुआ, तो वह भी विधानसभा में पहुंचे, उनके विधायक पहुंचे, वह स्वयं मिनिस्टर बने। यह राजभर समाज भी जानता है, यह अपना दल के जो मतदाता हैं वह भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना सम्मान अपना दल की नेता आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी को देने का काम किया है, जो लोकसभा में भी आज उनका प्रतिनिधित्व है और विधानसभा में भी शानदार प्रतिनिधित्व है, विधान परिषद में भी श्री आशीष पटेल जी जो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाजपा के सहयोग से उनको भी वहाँ पर भेजने का काम किया गया है। और नाराज बहुत है? नहीं, नाराज नहीं है, सब प्रसन्न हैं और सब भाजपा के साथ हैं। जो गठबंधन हमारा 14 और 17 का था वह गठबंधन हमारा 19 में रहेगा। उन्होंने कहा कि 28 तारीख को अब पार्टी उनकी स्वतंत्र हो चुकी है, 20 तारीख तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और 28 तारीख को वो निर्णय लेंगे कि वो एनडीए के साथ रहें कि नहीं रहें।
मुझे लगता है कि जब निर्णय लेंगे, बैठक करना तो हर पार्टी का अधिकार होता है, लेकिन जब निर्णय लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है यही निर्णय आने वाला है कि एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। ये विश्वास क्यों? इसलिए विश्वास है कि हमारे और जो हमारे सहयोगी उनके बीच में इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि वो भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। एक चीज़ और बताइए, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में अपने कदम रख दिए हैं। रात रात भर वो मिल रही हैं कार्यकर्ताओं से, सुबह सुबह तक वो कहा जा रहा है वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही वो देख रही हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश, कितनी बड़ी प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि आप सब लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, अकेले वो चुनौती दे रही हैं? देखिए, पहले तो मुझे इस बात की खुशी है जो आप बता रहे हैं कि बहुत परिश्रम कर रही हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, जो सत्ता की केवल मलाई खाना जानते थे, उनको परिश्रम करने के लिए विवश किया है। दूसरी बात कि प्रियंका जी पूर्वांचल को संभालने के लिए आई हैं। आपकी जानकारी है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। प्रियंका गांधी जी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भरपूर प्रचार की हैं। सिर्फ एक सीट, 2 सीटों नहीं, 40 से अधिक संसदीय क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया है और जीते कितने? केवल 2। और इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि रायबरेली और अमेठी की लोकसभा में भी भाजपा का कमल खिलेगा। जोर जितना लगाना हो लगा लें। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। उनको देखने के लिए लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन वोट मोदी जी को या देने का लोगों ने मन बनाया है। मैं तो बड़े बड़े कांग्रेसी परिवारों को जानता हूं कि नेता भले हैं वो पार्टी के, कांग्रेस के पदाधिकारी भले हैं, लेकिन वो अपने परिवार का वोट भी कांग्रेस को नहीं दिला सकते, क्योंकि इस राहुल गांधी जी को कोई प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता। इस देश का हर मतदाता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी जी की अगुवाई में देश ने जो प्रगति की है, देश में जो ईमानदारी का वातावरण हुआ है, जो भ्रष्टाचार हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे गरीबी हो, चाहे पिछड़ापन हो, सबको दूर करने का जो प्रयास हुआ है, यह प्रयास कांग्रेस को इतने अवसर मिले कभी उन्होंने नहीं किया है। केवल चुनाव के समय नारा देना, जीतने के बाद उस नारे को भूल जाना, और जिनके बीच में नारा दिया उनको भूल जाना, यह कांग्रेस का इतिहास जनता के सामने। लेकिन सर ये बताइए कि प्रियंका गांधी के आने के बाद आपको लगता है कि राहुल गांधी से ज्यादा मजबूत होगी कांग्रेस, जो तक राहुल गांधी देख रहे थे और अब प्रियंका गांधी देख रही हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल दादी जैसी हैं। देखिए, दादी जैसी हैं, कोई दादा जैसा है कि नहीं है ये तो बताते नहीं है। खैर, उस पर मैं नहीं कोई सवाल करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूँगा, उसमें चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, वर्तमान महासचिव प्रियंका गांधी जी, ये सारे के सारे लोग पूरे देश छोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा कैंप कर दें, तब भी कांग्रेस का 2014 से बुरा हाल होगा। कांग्रेस बेहतर करेगी आपको लगता है? मैं कह रहा हूँ 2014 से बुरा हाल होगा अगर तीनों जो इस समय गांधी परिवार या कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, उस परिवार के सारे सदस्य अगर यूपी में कैंप कर दें, तो भी यूपी में उनका हाल 2000 से ज़्यादा बेहाल होगा, और देश में तो इसे भी जनता नकार रही है कांग्रेस को। एक और सवाल है, एक बार फिर से वो सवाल पूछेंगे आपसे कि आप पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर आपको बीजेपी ने उभारा, आपको लगता है कि अभी आप पार्टी की मजबूरी हैं? नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी कोई भी काम देती है और हर कार्यकर्ता उस काम को करता है। और यह कोई काम, कोई जो बैठे हैं ऊपर नेतृत्व करने वाले, वो घर में सो रहे हैं और हमको काम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिन रात परिश्रम प्रधानमंत्री जी से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के सरकार के सभी मंत्री और संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के पदाधिकारी जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम को प्रणाम करता हूं मैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमें आदर्श प्रधानमंत्री मिले हैं, हमें आदर्श राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। आखिरी सवाल केशव जी, हमेशा से ये एक चर्चा चलती रहती है कि आपके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक अनकहा सा टसल है, एक अनकही सी एक युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। इसमें कुछ सच्चाई आपको लगता है कहीं? नहीं, ये पूरी तरह से लोगों की गलत फहमी है। योगी जी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, और उनकी अगुवाई में हमने प्रदेश के अंदर 20 महीने में, कह लीजिए कि एक टीम वर्क के आधार पर इतना काम किया है कि विरोधियों की सबसे बड़ी टेंशन इसी बात की है, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, दोनों की अगुवाई में इतना काम हो रहा है कि मुद्दा क्या लेकर के जाएं। सड़क बन रही है, बिजली आ रही है, किसानों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है, खरीद हो रही है,
अनेक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची उनकी बिजली पहुंच रही है। आयुष्मान भारत में सबको चिकित्सा की सुविधा मिल रही है। तो उज्ज्वला योजना में गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, माताओं को सुरक्षा मिल रही है, लोगों के यहाँ शौचालय बन रहे हैं। मतलब इतना काम हो रहा है कि उनके पास कोई मुद्दा। मेरे और योगी जी के बीच में मतलब एक तरह से दूध और चीनी का जो संबंध होता है उस प्रकार का संबंध है। और जो इस संबंध में कोई कुछ निकालने की कोशिश करते हैं वो मैं समझता हूँ कि गलतफहमी में है। और योगी जी एक साधु हैं और साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ केशव प्रसाद सहित पूरा मंत्रिपरिषद, पूरी पार्टी, पूरे विधायक उनके साथ खड़े हैं। और हम उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाएंगे। जब यूपी देश में नंबर 1 बनेगा तो हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बनेगा। लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल, अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि आपका चेहरा आगे किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया। आपके चैम्बर में जो चैम्बर आपने लिया उस चैम्बर से हटवाया, तो कहीं ना कहीं एक भेद पैदा करने की कोशिश तो है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को पहले इसका जवाब देना चाहिए देश और प्रदेश की जनता को कि अपने पिता श्री मुलायम सिंह जी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बर्खास्त क्यों किया। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि अपने चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव को उन्होंने मंत्रिपरिषद से बर्खास्त क्यों किया। श्री अखिलेश यादव जी इसका जवाब दें कि केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश का अध्यक्ष बना उसके बाद उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने परिवार, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपने परिवार के बाहर का तब क्यों बनाया, उसके पहले क्यों नहीं बनाया। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम निश्चित तौर से पार्टी ने हमें अवसर दिया एक साधारण कार्यकर्ता को 5 साल में मतलब 6 पद और इतने बड़े बड़े पद, जिस एक पद को पाने के लिए लोग 40-40 साल तक राजनीति में समय खपा देते हैं, और हमें इतना ऊंचा स्थान दिया, देश के सबसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया। उनको लगता है कि हम ऐसा कहेंगे तो शायद हमें कोई पिछड़ा वर्ग का 1-2% वोट मिल जाए, लेकिन उनको यह नहीं मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़े वर्ग का वोट एक वोट तो माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मिलेगा ही, लेकिन बाकी सर्व समाज का वोट भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही इसलिए मिलेगा कि उन्होंने भेदभाव की राजनीति नहीं की, उन्होंने सबका साथ, सबके विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने की राजनीति की। आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केशव मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। इस वक्त देश में घूम घूम कर प्रचार करने की जिम्मेदारी मिली है। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में किस तरह का इस्तेमाल बीजेपी एक बार फिर केशव मौर्य का करती है।